गुड मॉर्निंग मित्रों, परीक्षा आइडिया के इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। विगत क्लास में हम लोगों ने बंगाल के संदर्भ में बात किया था। चूंकि चैप्टर हमारा है 18वीं सदी के जो नवीन राज्य थे, जो स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र प्रवृत्ति से थे, साथ ही वो व्यवहार स्वतंत्र राज्यों की तरह करने लगे थे। यानी मुगलिया हुकूमत जब चरमराई, उसकी व्यवस्थाएं जब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगा। इस क्रम में हम पहले 2-3 स्टेट से परिचित हुए थे, हम आ गए थे बंगाल तक। ठीक है, कि बंगाल की स्थिति क्या थी। तो हमने कहा था आपसे कि मुर्शिद कुली खां एक पहला व्यक्ति है जो स्वतंत्र बंगाल की राज्य की नींव डालता है। फिर हमने बात किया था शुजाउद्दौला की, अलवर्दी खां की, उसके बाद सिराजुद्दौला की बात किया था हमने। ठीक है, साथ ही हमने आपको कहा था कि जहां पे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पे हम बल देंगे। कैसे बल देंगे? यानी कि जब हम बंगाल का अध्ययन करते हैं तो मित्रों, बंगाल वह भारत का राज्य है जहां से अंग्रेजों ने अपने अधिनायक जो चीजें थी उनका प्रसार शुरू किया था। यानी कि अपनी शासन सत्ता की शुरुआत, अपनी प्रशासन की शुरुआत उन्होंने बंगाल से ही शुरू किया। और बंगाल वह पहला स्टेट था जो अंग्रेजों के अधीन आया पूरी तरीके से। कैसे आया तो वो कहानी हम समझ चुके हैं। सिराजुद्दौला के संदर्भ में हम लोगों ने बात किया था, अलीनगर की संधि की बात की थी, हमने फोर्ट विलियम पे कब्जे की बात की थी, उसकी मुक्ति की बात की थी। ठीक है, अब उससे आगे यानी कि बंगाल संपन्न राज्य था। मैंने कहा था कि एक मुगल सूबों में सबसे बड़ा सूबा, और उसमें न केवल बंगाल वरन बंगाल के अलावा बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को भी उसमें शामिल किया गया। इससे वर्तमान जो बंगाल था या तत्कालीन वो बंगाल कह सकते हैं, वो काफी बड़ा हो गया। जैसे मैं कहता हूं अगर बंगाल, तो बंगाल का मतलब वर्तमान पश्चिम बंगाल प्लस बांग्लादेश जो आज है, प्लस बिहार और उड़ीसा का इलाका। यानी सोचिए कितना बड़ा इलाका हो गया ये। और वहां पर पा रहे हैं कि एक नवाब जो अपनी स्वतंत्र स्थिति स्थापित करता है, उसका पहला जो नवाब जिसने अपनी स्वतंत्र स्थिति स्थापित की उसको कहा मुर्शिद कुली खां। ठीक है, अब इससे आगे की बात, यानी कि हमें जरा सा, जब बंगाल स्वतंत्र हुआ तो मुर्शिद कुली खां के समय हुआ, तो मुर्शिद कुली खां के समय बंगाल के राजस्व की स्थिति क्या है, प्रशासन कैसे चल रहा है, उसको जरा सा समझ लेते हैं। क्योंकि वहां से सवाल बार बार आता है, क्योंकि बंगाल की संपन्नता का उल्लेख प्रत्येक इतिहासकार ने किया है। तत्कालीन परिवेश में भारत के सबसे संपन्न राज्यों में बंगाल का नाम लिया जा सकता है। ठीक है, अब सीधा आते हैं कि मुर्शिद कुली खां ने प्रशासन में मितव्ययिता बरती थी तो किस प्रकार की थी। उसने बंगाल के वित्तीय मामलों पर प्रबंध या वित्तीय मामलों के जो प्रबंध किए, वो जो नए सिरे के प्रबंध थे वो किस तरीके के प्रबंध थे। तो हम पाते हैं कि मुर्शिद कुली खां ने वित्तीय मामलों में जो नए प्रबंध किए, उनमें जो सबसे पहला था वो बंदोबस्त व्यवस्था के जरिए था। यानी कि बंदोबस्त व्यवस्था के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भूमि भाग को उसने खालसा भूमि में क्या किया, तब्दील करने का प्रयास किया। और इजारा व्यवस्था यानी कि ठेके पर भू राजस्व व्यवस्था, यानी कि इजारा व्यवस्था यानी कि ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की जो व्यवस्था थी उसका आरंभ किया। ठीक, पहली चीज। दूसरी बात, स्थानीय जमींदारों और जो सौदागर जो साहूकार थे उनके बीच उसने राजस्व वसूल करने के लिए किसानों और सौदागरों और साहूकारों की भर्ती भी किया। कहने का क्या तात्पर्य जरा समझिएगा। पहला, भू राजस्व के क्षेत्र में किए गए प्रयास। ठीक है, मैंने कहा पहला प्रयास यह है कि उसने भू राजस्व के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को एक बड़े भाग को क्या किया, तो कहते हैं इसको उसने खालसा भूमि बना दिया।
अब खालसा भूमि क्या होती है, इसकी चर्चा हमने मुगल क्लास जब लिया है उसमें हमने इसका किया है कि खालसा भूमि क्या होती है। ठीक है, फिर इजारा व्यवस्था की शुरुआत। इजारा व्यवस्था, इजारा व्यवस्था इसके पूर्व के क्लास में मैंने बताया था कि इजारा व्यवस्था क्या होती है। तो इजारा व्यवस्था की शुरुआत की मूल रूप से ठेके पर लगान वसूली, क्या, ठेके पर या भू राजस्व वसूली करने की व्यवस्था को ही इजारा व्यवस्था किया गया, कहा गया। दूसरी चीज, अब इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है कि स्थानीय जमींदारों और साहूकारों के बीच क्या किया, स्थानीय जमींदारों तथा साहूकारों के बीच ये क्या करता है कि उसने भू राजस्व वसूल करने वाले किसानों और सौदागरों और साहूकारों को भर्ती किया। ठीक है, और राजस्व वसूल करने वाले हैं ये। ठीक, और राजस्व वसूल करने वाले कौन हैं, किसान और सौदागर साहूकार। साहूकारों को भर्ती किया। ठीक है, ये दूसरी उसका सुधार था। ठीक है, अब तीसरा सुधार क्या करेगा, तो उसने गरीब खेतिहरों के कष्ट को दूर करने और उन्हें समय पर भू राजस्व क्या करे, उनसे मिल सके। ठीक, यानी कि किसान तो एक जैसा नहीं होता है, अमीर भी है गरीब भी है। तो उसने गरीब खेतीहर जो है, जो गरीब किसान है, उनके कष्ट को दूर करने के लिए उसने समय समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए उसने तकावी ऋण की शुरुआत की। यानी कह सकते हैं तीसरा, बंगाल में तकावी ऋण की शुरुआत। तकावी ऋण की शुरुआत, देखिए मैंने पहले बताया था कि तकावी ऋण की शुरुआत सल्तनत काल में होती है, तुगलक काल में होती है। तकावी ऋण क्या होता है, आप उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए आप तुगलक वंश को देख लीजिए। सल्तनत काल में जो तुगलक वंश पढ़ाया हूं, यानी कि तकावी ऋण या सोनधर कृषि पर दिया जाने वाला अग्रिम ऋण है जो राज्य के द्वारा किसानों को प्रदान किया जाता है, या सुल्तान के द्वारा या शासक के द्वारा किसानों को प्रदान किया जाता है। तो बंगाल में तकावी ऋण की शुरुआत। ठीक है, ये तीन बड़े शुरुआत दिखाई देते हैं। ठीक, मुर्शिद कुली खान ने गरीब खेतीहरों के कष्ट को दूर करने के लिए, उन्हें समय समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए क्या किया, तकावी ऋण की शुरुआत कराई या अग्रिम ऋण देने की व्यवस्था शुरू किया। ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज। फिर अब इसके आगे चलते हैं तो हम पाते हैं, इस प्रकार हम पाएंगे कि बंगाल सरकार के संसाधनों को बढ़ा सके, मगर बंगाल प्रशासन ने अपने चीजों को, राजस्व को बढ़ाया, उसको आगे ले गया, लेकिन इसमें एक त्रुटि हो गई। इतनी सारी व्यवस्थाएं लाने के बावजूद त्रुटि हो गई। क्या त्रुटि थी, त्रुटि यह थी कि इजारा जैसी व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। इजारा व्यवस्था ने किसानों और जमींदारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। ठीक है, यानी कि जब इजारा व्यवस्था शुरू की गई, मैंने यहां पे लिखा है भी है इजारा व्यवस्था, इसको ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बताया था अभी, इजारा व्यवस्था क्या होती है, तो कहते हैं ठेके पर लगान वसूली करने का जो व्यवस्था होती है वही कहीं ना कहीं इजारा व्यवस्था कहलाती है। ठीक, और इसकी शुरुआत हम पाते हैं उत्तर मुगल काल में ही शुरू होता है इजारा व्यवस्था। ठीक, तो देखते हैं इससे कि इजारा व्यवस्था ने किसानों और जमींदारों पर क्या किया, लगान का जो आर्थिक बोझ था वो बढ़ा दिया। दूसरी चीज, इसके अलावा यद्यपि इसने केवल असल जमा की मांग की और गैर कानूनी टैक्सों को मुर्शिद कुली खान ने हटा दिया था, तथापि इसने जमींदारों और किसानों की लगान वसूली,
यानी कि जो जमींदार है या किसान है उसकी लगान वसूली बड़ी ही निर्दयता के साथ की गई। ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब इजारेदारों को चुनते समय मुर्शिद कुली खां ने स्थानीय जमींदारों और महाजनों को प्राथमिकता दी। इसमें अनेक हिंदू भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक, कहने का कुल मतलब है कि बंगाल के नवाबों ने माना कि व्यापार के प्रसार जनता और सरकार के लिए फायदेमंद है। यानी कि बंगाल के नवाब यह चाहते थे कि कृषि के साथ साथ व्यापार की भी शुरुआत हो। इसीलिए तो वो मानते थे कि व्यापार फायदेमंद है, और किसके लिए है? जनता के लिए भी फायदेमंद है और सरकार के लिए भी फायदेमंद है। इस क्रम को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए भारतीय और विदेशी व्यापारियों को बढ़ावा भी दिया। यानी कि व्यापार को भी उन्होंने बढ़ावा दिया, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। दूसरी चीज, नियमित थानों, थाना जिसको कहते हैं पुलिस चौकी, तो नियमित थाना और चौकियों की व्यवस्था कर सड़कों और नदियों की सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया। यानी नियमित थाना स्थापित किया गया सड़कों और नदियों की सुरक्षा के लिए, साथ ही व्यापारियों की सुरक्षा के लिए क्या किया गया? नियमित थाना और चौकियों की व्यवस्था भी की गई। ठीक, इन्होंने अफसरों के निजी व्यापार को रोक दिया। जो अफसर थे उनके निजी व्यापार पर थोड़ी रोक लगा दी गई। साथ ही हम पाएंगे कि इन्होंने, यानी कि नवाबों ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को देश के कानून का पालन करने और अन्य व्यापारियों के बराबर सीमा शुल्क देने के लिए मजबूर भी कर दिया। ये भी किया। दोनों काम वहां हो रहे हैं। यानी कि आरंभिक नवाबों ने बृहद स्तर पे कार्य किया। तो व्यापार और वाणिज्य को लेकर देखेंगे, ट्रेड को लेकर इनका कदम, तो नवाबों ने व्यापार व्यवस्था को जनता व सरकार के हित में माना। ठीक, इसको सुचालित करने के लिए उन्होंने क्या किया? तो हम कहते हैं कि अफसरों के निजी व्यापार को बंद कर दिया। निजी व्यापार को बंद करा दिया। साथ ही हम यह भी पाते हैं कि इन्होंने नियमित थाने और चौकियों की व्यवस्था कर सड़कों और नदियों की सुरक्षा का इंतजाम मुस्तैद किया। तो यहां लिख सकते हैं सेकंड रूल कि नियमित थानों और चौकियों की व्यवस्था जिससे सड़क व नदी, सड़क और नदी को सुरक्षित किया गया। अब सोचिए कि सड़क के साथ साथ नदी को भी क्यों सुरक्षित किया जा रहा है? क्योंकि नदी जल मार्ग का हिस्सा है। ये जल मार्ग से भी व्यापार होता था, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहां पर क्या किया गया? थाने और चौकियों की व्यवस्था की गई, जिसका प्रभाव सड़क और नदी दोनों पे पड़ा। ठीक है, सुरक्षा के लिहाज से, ताकि कोई लूटपाट ना हो सके। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। इन सब के बावजूद भी इतिहास में अगर हम देखें तो पाते हैं कि बंगाल के नवाबों को एक दृष्टि से नासमझ और लापरवाह कहा गया। यानी कि कहते हैं इतिहासकार कि इसके बावजूद बंगाल के नवाब एक दृष्टि से नासमझ और लापरवाह साबित हुए। नियम तो बनाए, नियम तो हम बहुत कुछ बना लेते हैं, लेकिन हम इंप्लीमेंट में कितना लाते हैं? जैसे हम सोचते हैं कि हम 10 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन आप 10 घंटा पढ़ने बैठते हैं तो कितना पढ़ पाते हैं? मुझे लगता है 5 घंटे 6 घंटे पढ़ते पढ़ते आप उब जाते हैं।
वही स्थिति हुई। इंप्लीमेंट का स्तर कमजोर। जो लोग पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं, ये भी हो जाता है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रवृत्ति 1707 के बाद अपनी मांगों को मनवाने के लिए सैनिक शक्ति का इस्तेमाल करने या उसके इस्तेमाल की धमकी देने की थी। यानी हम पाते हैं कि 18वीं शताब्दी की जो एक सबसे बड़ी दुर्लभ घटना यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1707 के बाद, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, अपनी मांग को मनवाने के लिए यथेकथे कहीं ना कहीं सैनिक धमकियां दिया करती थी। नवाबों ने इस प्रवृत्ति को मजबूती से नहीं दबाया, नवाब उन्हें खुला ही छोड़ दिए। अगर उस जो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रवृत्ति थी धमकी देने की, सैन्य कार्रवाई करने की, तो वहां पर नवाब अगर उन्हें दबाने में सक्षम होते, या हम कह सकते हैं कि उनकी प्रवृत्तियों को मजबूती से उसी समय या उसी क्षण दबा दिया होता, तो वे कंपनी की धमकियों का जवाब देने की ताकत रखते थे। पर उन्होंने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, न दबाने का प्रयास किया। ऐसा क्यों हुआ? शक्ति तो थी, फिर भी हम नहीं दबाए, हमने उसे रोका नहीं। वो इसलिए था कि उन्हें लगता था कि कोई व्यापारिक कंपनी हमारे लिए कभी भी घाटे का या हमारे शासन प्रशासन के लिए कभी अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकती है। क्या कर सकती है? अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकती है, या सत्ता के लिए कुल मिला के खतरा नहीं हो सकती है। हमने कहा कि बंगाल में 1707 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रवृत्ति बदलती गई, और हम पाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बात बात में धमकी देना नवाबों को या सैन्य कार्रवाई करने की बात करते थे, और नवाब सक्षम है उसको दबाने में, फिर भी दबा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि नवाब को यह पूर्वाभास या पूर्व ज्ञान है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि कंपनी कभी भी सत्ता के लिए खतरा नहीं है। इस बात को लेकर वह चुपचाप है, एकदम शांत है। कहने का मतलब यही है। दूसरी चीज, वे इस बात को नहीं महसूस कर सके कि अंग्रेज कंपनी व्यापारियों की कंपनी मात्र नहीं, बल्कि उस समय के अत्यंत आक्रामक और विस्तारवादी उपनिवेशक के प्रतिनिधि प्रतिनिधि के रूप में थे। नवाब जिन्हें महज एक व्यापारिक कंपनी समझते थे, वो एक आक्रामक और विस्तारवादी उपनिवेशक का प्रतिनिधि था, वो महज कंपनी नहीं था। हाँ, आरंभ में जरूर कंपनी ने यह कहा कि भूभाग नहीं व्यापार, लेकिन बाद में कंपनी ने भूभाग को अपने अंतर्गत शामिल करने का प्रयास किया। ठीक है। कहते हैं कि शेष दुनिया के बारे में उनका बंगाल के नवाबों का अज्ञान, इस तरीके की मानसिकता तभी उत्पन्न हो सकती है जब शेष दुनिया के बारे में बंगाल के नवाबों का अज्ञान भरा पड़ा हो, उससे संपर्क का अभाव रहा हो। उनके लिए यह संपर्क न करना, दुनिया के देशों का ज्ञान न रखना या अज्ञानी होना एक बड़ा महंगा सौदा साबित हुआ। नहीं तो अगर वो ज्ञानी होते, अगर उन्होंने दुनिया के अन्य देशों से संबंध रखे होते, तो इतना तो जरूर कंफर्म कहा जा सकता है कि वे इस विध्वंसकारी जो कार्य कंपनी कर रही थी उससे अपना बचाव जरूर करते, या कंपनी के अन्य जगह या देश दुनिया के अन्य कोने में जो कृत्य थे उससे ये परिचित होकर अपना बचाव करने का पक्ष जरूर रखते। जैसा कि कंपनी अफ्रीका में कर रही थी, दक्षिण पूर्वी एशिया में कर रही थी, या लैटिन अमेरिका में कर रही थी। उन्होंने इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बंगाल के नवाबों ने शक्तिशाली फौज बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी।
उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जिस बंगाल का प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम नवाब, जो प्रथम स्वतंत्र प्रवृत्ति का नवाब है, जिसने बंगाल को स्वतंत्र राज्य का अधिनायक बनाया, जिसे हम मुर्शिद कुली खां कहते हैं, तो मुर्शिद कुली खां की फौज में केवल 2000 घुड़सवार थे। इतने बड़े क्षेत्र के लिए सोचिए, वर्तमान बांग्लादेश, बंगाल, बिहार और उड़ीसा कंबाइंड एरिया के लिए सिर्फ 2000 घुड़सवार और 4000 पैदल सैनिक थे। क्या संभव था इतने बड़े क्षेत्र पे इतने कम लोगों के द्वारा कमांड करना? कभी नहीं। यानी कि सैनिक वृत्ति पे इनका कोई ध्यान नहीं गया। वहीं दूसरा नवाब अलवर्दी खां की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अलवर्दी खां को मराठों के बराबर हमलों से तंग होना पड़ा और अंततोगत्वा उसे उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को देना पड़ गया। ये सैनिक वृत्ति की कमजोरी ही थी। ये बंगाल के नवाबों के सैनिक कमजोरी का ही परिचायक है। जब 1756 और 57 की बात करते हैं तो 1756-57 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया। तब शक्तिशाली फौज के अभाव में विदेशी कंपनी की जीत सामान्य हो गई। दूसरी चीज, इनके पास नियमित सेना भी नहीं थी। इनके पास आर्मी जो नियमित थी उसकी संख्या बड़ी कम थी। और सिराजुद्दौला के साथ यह भी प्रॉब्लम आ गया कि उसके खुद के रिश्तेदार और सेनापति उसके खिलाफ थे। उसके बहुत सारे अधिकारी उसके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल थे, जिसका क्लाइव ने भरपूर लाभ उठाया था। कह सकते हैं कि अफसरों के बीच बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने में बंगाल के नवाब अक्षम रहे, सक्षम नहीं थे। यहां तक कि न्यायिक अधिकारी, काजी या मुफ्ती, ये घूस लेने से हिचकिचाते नहीं थे। काजी या मुफ्ती जो न्यायिक कार्य करते थे तत्कालीन बंगाल में, वो घूस लेकर बड़े ही आसानी से अपना निर्णय जो घूस देता था उसके पक्ष में बदल देते थे। विदेशी कंपनी ने या विदेशी शक्तियों ने इस बात को महसूस किया और इस कमजोरी का फायदा उठाया और सरकारी कानून, कायदों और नीतियों की जड़ें खोद दी। अंततोगत्वा यह हुआ कि बंगाल पूरी तरीके से ब्रिटिश अधीन हो गया। यहां तक मेरी बात समझे? यानी बंगाल को खत्म होने में एक नहीं कई तत्व आपके सम्मुख आ रहे हैं। ठीक है, अब बंगाल से आगे इसी तरीके का एक भारत का अन्य बड़ा राज्य है जिसको हम अवध कहते हैं। जरा हम समझेंगे अब बंगाल के बाद अवध की स्थिति को कि अवध का क्या इतिहास है और वहां पे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। देखिए, यहां पे भू राजस्व व्यवस्था को मैंने इसलिए प्रकट किया क्योंकि बार बार यूपीएससी या पीसीएस में यहां से सवाल उठाते हैं। जैसे यहां पे एक टर्म दिया गया है इजारा व्यवस्था, जैसे तकावी ऋण, जैसे साहूकारों की चर्चा, जैसे थाने और चौकियों की व्यवस्था, ये किस लिए थी, ये बार बार आता है। वही ट्रेड रिलेटेड जो आते हैं क्वेश्चन, वो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के रूप में आते हैं। जो मैंने बातें कही उनको अगर ध्यान से आप समझ रहे होंगे तो आपके प्रश्न हल होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अवध की तरफ और देखते हैं कि अवध की क्या स्थिति है। अवध, आते हैं अवध पे, बात करते हैं अवध कैसा है। कहते हैं अवध में एक व्यक्ति है, नाम है सादत खान। सादत खान ने अवध में स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। सादत खान ये अवध के स्वतंत्र राज्य का अधिनायक था। स्वतंत्र राज्य का अधिनायक था। ठीक है, अब सादत खान जो है, हम जानते हैं कि सादत खान सिर्फ नाम नहीं है बल्कि यह एक उपाधि जैसा प्रतीत होता है। तो कभी आपसे पूछ ले कि इसका असली नाम क्या है,
तो इसका असली नाम था मीर मोहम्मद अमीन। क्या नाम है? मीर मोहम्मद अमीन इसका नाम था। ठीक है। और सादत खान के एक साथ चीज लगी हुई है कि यह शिया मुस्लिम था। क्या था? शिया मुसलमान। शिया, सुन्नी, सूफी कई होते हैं, ये शिया मुसलमान है। प्रारंभ में यह सादत खान या मीर मोहम्मद अमीन बयाना का सरदार था। ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि सरदार क्या, फौजदार, फौजदार था बयाना का। ठीक। फिर हम यह भी पाते हैं कि मुगल दरबार में कई गुट थे, दलबंदियां थी। इसका भी एक गुट था। सादत खान या मीर मोहम्मद अमीन का जो गुट था, ये ईरानी गुट से संबंधित था। किस गुट से? ईरानी गुट से। ईरानी गुट से जुड़ा हुआ है। ठीक। अब यहां पर दो चार चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई। अवध का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन? सादत खान। सादत खान किससे जुड़ा हुआ? शिया मुस्लिम। किस दल से जुड़ा हुआ? ईरानी दल से। मूल नाम क्या है? मीर मोहम्मद अमीन। और स्वतंत्र राज्य का अधिनायक बनने से पहले इसका शुरुआत कहां से हुआ है? तो बयाना के फौजदार के रूप में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है। अब कहते हैं कि सैयद बंधुओं के प्रभाव को नष्ट करने में इसने भी निजामुल मुल्क के साथ एक बड़ी भूमिका को निभाया था। किसने? सादत खान ने। हम जानते हैं कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, जिसका कार्यकाल मैं कहता हूं 1719 से 1748, मोहम्मद शाह ने उसे प्रारंभ में 5000 जात और 3000 सवार का मनसब प्रदान किया था। कितना? 5000 जात और 3000 का मनसब दिया था। किसको? सादत खान को। किसने? मोहम्मद शाह ने। ये वही मोहम्मद शाह रंगीला है। ठीक। और ये क्यों दिया गया होगा? क्योंकि इसने सैयद बंधु, जिन्हें इतिहास में नृप निर्माता या किंग मेकर कहा जाता है, उन्हीं को खत्म करने में निजामुल मुल्क के साथ एक अहम भूमिका को इन्होंने निभाया था। ठीक। दूसरी चीज, अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसके इतिहास को टटोलने का प्रयास करते हैं, तो हम कहते हैं कि 5000 जात या 3000 मनसब। मनसब देखिए, ये जात और सवार या मनसब, जात या मनसब एक तरीके से रैंक है, ओहदा है। जहां मनसबदारी व्यवस्था मैंने बताई है, वहां पर आप जाइएगा, पढ़िएगा। मुगल काल में, खासकर अकबर के समय, वहां पर जात और मनसब को मैंने अलग अलग करने का प्रयास किया है, वहां समझाने का प्रयास किया है। एज ए रैंक है ये। ठीक है। लेकिन ये यहीं तक नहीं रहा। 5000 जात या 3000 मनसब तक ही सादत खान सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके बाद भी इसका हम प्रोग्रेस पाते हैं। उस से 7000 का मनसब और बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी गई थी बाद में। क्या? 7000 का मनसब और बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी गई थी। ठीक है। यह भी उपाधि है, बुरहानुल मुल्क, सादत खान, ये सारी उपाधियां हैं, ये रैंक है। जैसे हम कहते हैं लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, कैप्टन है, उसी तरीके की उपाधियां कहीं ना कहीं उसके जात और सवार को बताती हैं। तो 7000 का मनसब दिया गया और बुरहानुल मुल्क की उपाधि भी दी गई। ठीक है। फिर आगरा का सूबेदार 1722 में बना दिया गया। कब? आगरा का सूबेदार बना दिया गया। ठीक है। आगरा का सूबेदार बना दिया गया। ठीक। अब यहां वो महज 2 वर्षों तक रहा। 2 वर्ष के बाद इसका स्थानांतरण कर दिया गया। और स्थानांतरण कहां किया गया? अवध। कहां किया गया? अवध। यानी कि 2 वर्ष बाद इसको स्थानांतरित कर अवध भेज दिया गया।
सादत खान ने 1729 ईस्वी में, कब? 1729 ईस्वी में क्या करता है? तो हम पाते हैं कि सादत खान ने 1729 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त, जिसको कहते हैं रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है, नया एक राजस्व बंदोबस्त लागू किया। कहां? अवध में। ठीक, तो यहां लिख लेंगे कि 1724 में लागू किया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि 1724 में अवध में ये जो नया राजस्व बंदोबस्त सादत खान के द्वारा लागू किया गया, इससे क्या फायदा हुआ? तो हम कहते हैं कि उचित भुगतान लगाया गया, यानी कि उचित भुगतान लगाकर जमींदारों के जुल्म से आम किसानों को यहां बचाया गया। तो यहां लिख लेंगे कि उचित भुगतान, साथ ही जमींदारों के जुल्म से आम किसान को बचाया गया। अब देखिए, जब आम किसान बचेगा, जमींदार कितने होते हैं? मुट्ठी भर होते हैं, सबके पास तो उतना जमींदारी अधिकार नहीं था। तो जमींदार जब मुट्ठी भर है और किसान क्या है? क्षेत्र भर है, तो इसकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं बढ़ी होगी। किससे? राजस्व, जो नया राजस्व व्यवस्था जो लागू किया गया, जो न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किया गया जो 1724 में, उससे सादत खान यानी कि मीर मोहम्मद अमीन की क्या हुई? लोकप्रियता बढ़ी। ठीक है, यानी कि यह एक आदर्श नवाब के रूप में अवध में अपनी स्थिति कायम करने में क्या हुआ? पूर्ण हुआ। सादत खान ने अवध में शांति और कानून व्यवस्था कायम की और विद्रोही जमींदारों का अंत किया, क्योंकि जब राजस्व बंदोबस्त लागू किया तो कई जमींदारों ने इसका विरोध भी किया और इस क्रम में उसने उन जमींदारों के विद्रोह को बड़ी ही कुशलतापूर्वक दबा दिया। दूसरी चीज, किसानों की दशा सुधरी और योग्यता के आधार पर, किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर नियुक्तियां किया, यानी कि प्रशासन में कार्य करने के लिए योग्यता के आधार पर सादत खान के द्वारा क्या की गई? अवध में नियुक्ति की गई तथा सैनिक सुधार भी किए गए। ठीक, इसका नतीजा यह निकला कि यह धीरे धीरे अवध के राज्य का स्वतंत्र अधिनायक बनकर उभर गया। ठीक, इसी बीच 1739 में मोहम्मद शाह ने उसे नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया। कब? 1739 में। ठीक, मोहम्मद शाह मुगल बादशाह है और नादिर शाह एक आक्रमणकारी है। ठीक, 1739 में इसको दिल्ली बुलाया गया, पर वह नादिर शाह द्वारा बंदी बना लिया गया। कौन? सादत खान। ठीक, अब उसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। जब यह बंदी बना लिया गया तो कहा कि आपने 20 लाख की जो मांग की है, उसकी जगह आपको, अगर आप दिल्ली पहुंचते हैं तो आपको 20 करोड़ मिल सकता है। यह कार्य सादत खान ने ही किया था। नादिर शाह तो करनाल से लड़कर वहीं से जाने वाला था करनाल के युद्ध के बाद, लेकिन सादत खान के इस सुझाव के बाद, चूंकि वह बंदी भी बनाया गया था और वह जान रहा था कि यह मुगलिया हुकूमत का वफादार है, दूसरी चीज यह मुगलों के बारे में बेहतर जानता है, इसलिए उसकी बात पर उसने अमल कर लिया। ठीक, होता क्या है कि उसमें इतनी भारी धनराशि की बात की थी और उससे आसान्वित हो गया। कौन? नादिर शाह। तो 1739 में कहते हैं कुछ इतिहासकार कि जहर खाकर
पहले तो इसे यातना दिया गया और उसके बाद स्वयं से ही जहर खाकर इसने 1739 में ही अपनी प्राण लीला समाप्त कर दिया। उसके पूर्व सादत खान ने अवध में स्वतंत्र राज्य के रूप में उसकी नींव को डाल चुका था। ठीक है। सादत खान की मृत्यु के पश्चात उसका भतीजा है जिसका नाम है सफदर जंग। कौन है? सफदर जंग अवध का प्रशासक बना। मुगल सम्राट अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर भी नियुक्त किया। कहते हैं सफदरजंग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति था। तो सफदरजंग के बाद ही अवध के जो नवाब थे उन्हें नवाब वजीर कहकर संबोधित किया गया, क्योंकि मोहम्मद शाह ने पहली बार मौका यह दिया था किसको? सफदरजंग को। सफदरजंग को ही सबसे पहले इतिहास में नवाब वजीर की संज्ञा दी गई है। ठीक। तो अगला जो है उसको लिखते हैं सफदरजंग। ठीक है। दूसरा, सफदरजंग। ठीक है। सफदरजंग। अब सफदरजंग सादत खान की मृत्यु के बाद नवाब बना। ठीक है। फिर अहमद शाह ने अपना वजीर भी नियुक्त किया। अब जब वजीर नियुक्त कर दिया तो इसी के बाद हमने कहा कि और सिर्फ वजीर ही नियुक्त नहीं किया था, इलाहाबाद का जो एरिया है उसे भी प्रदान कर दिया गया था अवध के नवाब को, यानी कि इलाहाबाद का इलाका भी दिया गया। अब यहां से अब अवध के नवाब को क्या कहा जाएगा? नवाब वजीर ए अवध। नवाब वजीर ए अवध कहा गया। ठीक है। नवाब वजीर ए अवध कहकर संबोधित किया गया। अब इसके आगे चलते हैं, देखते हैं। शीघ्र ही वह दिल्ली दरबार की गुटबंदियों का शिकार हो गया, क्योंकि वहां पे गुटबंदियां लगातार चल रही थी। सफदरजंग ने अवध में शांति और कानून व्यवस्था की ओर ध्यान दिया और वहां की गुटबंदियों से खुद को दूर रखने का क्या किया? प्रयास किया, यानी कि दरबारी गुटबंदियों से दूर रहने का प्रयास किया। आंतरिक विद्रोहों को दबाया जो कि जमींदारों के द्वारा किया जा रहा था। उसने मराठा और जाटों से सहयोग भी प्राप्त किया। तो लिखेंगे इसने मराठों तथा जाटों का सहयोग प्राप्त किया। ठीक है। मराठों का भी सहयोग प्राप्त करता है और जाटों का भी सहयोग प्राप्त करता है और बंगस अफगानों और रूहेला के खिलाफ संघर्ष किया। बंगस पठान तथा रूहेला सरदार संघर्ष प्रारंभ किया। ठीक है।
1754 ईस्वी में सफदरजंग की मृत्यु हो गई। कब? 54 में। पुनः सत्तारिक्त। सफदरजंग 1754 में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद की जनता को किसी अशांति का सामना नहीं करने दिया। यह बहुत ही योग्य व्यक्ति था, चाहे वो अवध की जनता हो या इलाहाबाद की जनता हो। 1754 तक वो पूरी तरीके से शांति में जीवन जीती रही, यानी कि अपने मृत्यु तक इसने शांतिपूर्वक शासन अवध और इलाहाबाद के क्षेत्रों में क्या किया? कायम किया, और दूसरे को अपने पक्ष में कर लिया, यानी कि जो उसके दूसरे प्रतिद्वंदी थे उनको भी कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह थी कि उसने मराठों और जाटों को अपना मित्र के रूप में क्या किया? बनाया, या मित्र के रूप में प्रेजेंट किया। अब बात हम सफदरजंग ने राज्य में जो ऊंचे पद और योग्यता के अनुसार जो दिए, न्याय के क्षेत्र में उसने हिंदू और मुसलमानों के प्रति जो भेदभाव नहीं किया, उसको भी समझ लेते हैं कि उसके शासन प्रशासन की जो खास बात है, यानी कि सफदरजंग जिस लिए जाना गया वह यह था कि सफदरजंग ने प्रशासन के क्षेत्र में क्या कार्य किया? तो कहते हैं राज्य में ऊंचे पद योग्यता के आधार पर दिए। आधार पर दिए, ठीक है। दूसरी चीज, उसने हिंदू और मुसलमानों के प्रति भेदभाव नहीं किया। भेदभाव नहीं किया, ठीक है। सफदरजंग के काल में ही अवध में एक तहजीब विकसित हुई जिसे लखनवी तहजीब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लखनवी तहजीब। तो हम जानते हैं कि यही लिखेंगे कि इसी के काल में लखनवी तहजीब का विकास, तहजीब का विकास हुआ, ठीक है। इसी के काल में लखनवी तहजीब विकसित हुई और उसने शासन प्रशासन के अलावा भी कई क्षेत्रों में अपनी रुचि को प्रकट किया, जैसे कला में, जैसे संस्कृति और साहित्य में। किसमें? कला, संस्कृति व साहित्य में अपनी रुचि प्रकट करता हुआ दिखाई देता है। कौन? सफदरजंग, ठीक है। अब सफदरजंग के बाद उसका एक पुत्र है, नाम है सुजाउदौला। कौन? सुजाउदौला शासक बना, यानी कि अवध का नवाब बना। वह भी मुगल साम्राज्य का वजीर बना, सुजाउदौला भी। उसे भी नवाब ए वजीर कहा गया, या नवाब वजीर ए अवध कहा गया। किसको? सुजाउदौला को भी। ठीक, एक चलन बन गया। मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि सफदरजंग के बाद एक चलन बन गया, एक आम चलन बन गया कि वहां के जो नवाब थे उनको नवाब वजीर ए अवध कहकर संबोधित किया जाने लगा। सुजाउदौला के साथ एक खास बात यह है कि सुजाउदौला ने नवाब वजीर रहते हुए पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। यह एक बड़ी घटना घटी, चूंकि
यह अवध की संप्रभुता पे एक सवाल उठ जाता है उस समय कि नवाब ए वजीर रहते हुए उसने पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। हम पहले भी जानते हैं कि इसका जो पूर्व का नवाब है, जिसे हम सादत खान कहते हैं, वह मुगलों की तरफ से लड़ा था, लेकिन जब बंदी बना लिया गया था नादिर शाह के से, तो नादिर शाह को 20 लाख के बदले 20 करोड़ रुपए लेने के लिए उकसा रहा था। यानी यहां पे इनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं आड़े आ रही थी। कह सकते हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध में शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली का साथ देता हुआ दिखाई पड़ता है। वहीं पानीपत के अलावा जब हम बक्सर की लड़ाई की बात करते हैं तो अंग्रेजों के विरुद्ध यह भाग लेता हुआ दिखाई पड़ता है। यह उस समय भी अवध का नवाब है। यानी शुजाउद्दौला इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। दो बड़ी लड़ाइयां, पानीपत का तीसरी लड़ाई तो अहमद शाह अब्दाली के साथ, और जब बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में तो अंग्रेजों के खिलाफ यानी कि मुगल बादशाह के साथ। आते हैं शुजाउद्दौला पे, इसे हटाते हैं, शुजाउद्दौला पे आ जाते हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, यहां से सवाल कई तरीके की बन सकते हैं, जैसे लखनवी तहजीब की शुरुआत किसके काल में होती है। ठीक, लखनवी तहजीब होती क्या है? देखिए, लखनवी तहजीब में हम देखते हैं कि आम बोल चाल की जो भाषा होती है उसमें बड़ा सलीका होता है। कहते हैं लखनऊ का जो वैश्याओं का कोठा होता था, वहां पर बड़े बड़े नवाब अपने या अंग्रेज अधिकारी अपने पुत्रों को वहां भेजा करते थे, ताकि आम बोलचाल कैसे किया जाता है उसके सलीके को सीख ले। कोठा कभी इस मतलब वहां से वैश्यावृत्ति नहीं होती, बल्कि आमोद प्रमोद, नृत्य, संगीत, और हम पाते हैं कि जो प्राचीन जो कोठे रहे हैं वहां से कई संस्कृतियां भी डेवलप हुई हैं। ठीक है, कई नृत्य और संगीत की कलाएं भी डेवलप हुई हैं। तो वो एक महज एक पर्टिकुलर स्थान कह देना या कह देना कि ये वैश्यावृत्ति का स्थान है, वह उसके थोड़ी परिभाषा को संकीर्ण करता है, क्योंकि उसके अलावा भी हम वहां पे रंगमंच के अन्य कार्यक्रमों को देख सकते हैं, वहां से विकसित हुए नृत्य संगीत के अलग आयाम को देख सकते हैं, साथ ही वहां से नवीन निकलने वाली तहजीब को भी महसूस कर सकते हैं। आते हैं शुजाउद्दौला पे। ठीक है, सेकंड जो नवाब है कहते हैं शुजाउद्दौला। ठीक है, तो शुजाउद्दौला की बात करते हैं कि शुजाउद्दौला क्या कर रहा है। ठीक है, शुजाउद्दौला। ठीक, शुजाउद्दौला क्या है? कहते हैं कि सफदरजंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र है शुजाउद्दौला, ये नवाब बना। यह भी मुगल साम्राज्य का वजीर बना। ठीक है, मुगल साम्राज्य का वजीर बना। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके समय दो बड़ी घटनाएं घटी। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध, इस युद्ध में इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। कब? 1761। ठीक है, लेकिन जब अवध में एक और शत्रु आया, खड़ा हुआ अंग्रेज, तो वहां पर इसने अपना पलड़ा बदल दिया। यानी कि बक्सर का युद्ध जब हुआ, बक्सर का युद्ध कब? 1764। इस युद्ध में इसने मुगल बादशाह का साथ दिया। मुगल बादशाह का साथ दिया। ठीक है,
हम ये तो जानते हैं कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ तो इसमें मराठों को करारी शिकस्त मिली। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठे पराजित हुए और पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में इतिहासकारों ने कहा है कि इस युद्ध ने यह साबित कर दिया, यह साबित नहीं किया कि भारत में राज्य कौन करेगा, बल्कि इस युद्ध ने यह साबित किया कि भारत में राज्य कौन नहीं करेगा। यानी मराठों का पतन पानीपत के तृतीय युद्ध से ही शुरू हो जाता है। मराठों का एक उस समय तत्कालीन मित्र है जो कहता है, जाट मित्र, जो हम गोरिल्ला वार इनसे करें। लेकिन सदाशिवराव भाऊ अकर्मण्य व्यक्ति था। अब आएंगे वहां पर पानीपत के तृतीय युद्ध को भी समझेंगे, आगे इसी चैप्टर में पढ़ना है हमें, तो समझाएंगे आपको डिटेल में कि सदाशिवराव भाऊ थोड़ा अकर्मण्य व्यक्ति है। वो चाहता है, अपने दम्भ से युद्ध को जीतना चाहता है। चूंकि मराठाओं की सीमा इतनी बड़ी हो गई थी कि अब्दाली से टकराव सामान्य बात थी। ठीक है, वहां पर अवध का जो नवाब है सुजाउदौला, वो मुगल बादशाह का साथ न देकर, मराठों का साथ न देकर, वो साथ देता है किसका? अहमद शाह अब्दाली का। लेकिन जैसे ही बक्सर का युद्ध होता है, इस युद्ध में उसने मुगल बादशाह का साथ दिया। और जब साथ दिया तो हम जानते हैं कि 1764 बक्सर के युद्ध के बाद स्थिति भारत की पूरी तरीके से पलट गई। जो अर्ध खोखलापन 1757 23 जून 1757 पलासी के युद्ध में अंग्रेजों को महसूस हुआ था, उसका पूरी तरीके से भान बक्सर के युद्ध जीतने के बाद हो गया। और वो पूरी तरीके से जान गए कि जो तथाकथित केंद्रीकृत सत्ता कहने वाली मुगल हुकूमत की असलियत क्या है, उसकी सैनिक वृत्ति और या उसमें कितना दम है। यानी कि मुगल बादशाह की हार हुई थी। बक्सर का युद्ध जब पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। लेकिन बक्सर का युद्ध हुआ तो सुजाऊ दौला को क्या हानि उठानी पड़ी, इसको समझना जरूरी है। सुजाऊ दौला को क्या हानि हुई, इसको जानना जरूरी है। तो हम जानते हैं इलाहाबाद और कड़ा, चूंकि हम जानते हैं कि अवध में इलाहाबाद का एरिया शामिल था, तो कह सकते हैं कि यहीं से एक परिवर्तन आया। बक्सर युद्ध में हारने के परिणाम स्वरूप इसे इलाहाबाद और कड़ा के जिले हरजाने के रूप में देने पड़े। इलाहाबाद व कड़ा का जिला हरजाने के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा। अभी जब बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे तो समझेंगे कि बक्सर का युद्ध जब खत्म हुआ तो दो संधि हुई। इलाहाबाद की संधि एक 12 अगस्त को हुई, एक 19 अगस्त को हुई। एक संधि अवध के नवाब से हुई, एक संधि मुगल बादशाह से हुई। जो संधि अवध के नवाब से हुई उसी के अंतर्गत इलाहाबाद और कड़ा जिला हरजाने के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ गया। ठीक, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक, चूंकि हमें समान अध्ययन पढ़ना है, हमें ऑप्शनल नहीं पकड़ना है, तो हमें वही पकड़ना है जहां से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, समस्त इतिहास का अध्ययन नहीं करना है, बल्कि जिस पार्ट से क्वेश्चन किए गए हैं उसी पे हम बल देंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। 1775 तक आते आते सुजाऊ दौला मृत्यु हो गई। सुजाऊ दौला की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक, अब हम पाते हैं कि बाद में 1801 ईस्वी में, ठीक, 1801 ईस्वी में अवध के नवाब ने लॉर्ड बेलेस्ली के साथ एक सहायक संधि की थी। ठीक, कब? 1801 में। और 1856 ईस्वी में अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय भी कर दिया गया। तो यहां लिख लेंगे कि 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ठीक, और
1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय। हाँ, इसी समय अवध का एक अंतिम नवाब है जिसका नाम है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। ये वाजिद अली शाह अवध में ठुमरी का प्रणेता है। अख्तर पिया के नाम से कविताएं लिखता है। इसी की बेगम है जिसने 1857 में अवध का नेतृत्व किया, बेगम हजरत महल। इसी का बेटा है वर्जिस कादिर, जिसे बेगम हजरत महल ने 1857 में लखनऊ का क्या किया, नेता घोषित किया था। ध्यान रखिएगा, ये वहीं से कनेक्टिविटी है। इसकी चर्चा करेंगे बाद में। फिलहाल हमारा विषय 18वीं सदी में स्वतंत्र होते राज्यों की क्रम प्रवृत्ति और उस समय की मनोदशा की तरफ है। ठीक, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि सफदरजंग ने बहुत ऊंची व्यक्तिक नैतिकता बनाए रखी। वह जिंदगी भर अपनी एक ही पत्नी के प्रति वफादार था जिसने अवध की स्थापना की थी। सब एक मूल संस्थापक के रूप में उसे समझा जाता। हालांकि अवध की स्थापना तो हम जानते हैं कि सादत खान ने ही कर दिया था, लेकिन एक मूल संस्थापक के रूप में उसे समझा जाता है सफदरजंग को। चूंकि पहली बार इतिहास में नवाब वजीर और नवाब वजीर दोनों का खितबा या रुतबा जिसे मिला वो कौन था, सफदरजंग था। इसलिए सफदरजंग का थोड़ा जो व्यक्तिक जो चरित्र है उसका उल्लेख करना यहाँ लाजमी है। और आप जानते होंगे कि दिल्ली में अभी भी सफदरजंग के नाम से कई हॉस्पिटल हैं, जगह भी है उसके नाम पे, क्योंकि उसके कृत्य इस तरीके के थे। मैंने कहा था कि नई बंदोबस्त व्यवस्था को अवध में लागू किया था और उससे आम किसानों को उसने राहत देने का भी प्रयास किया था। तो कहते हैं व्यक्तिक नैतिकता अपनी बनाए रखा, जिंदगी भर अपनी एक पत्नी के प्रति वफादार रहा। अवध में असल में इस काल को अगर हम ठीक से अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि हैदराबाद, बंगाल, अवध तीनों स्वायत्त राजवाड़े थे। जैसे अभी हमने कहा कि 18वीं सदी के कई राज्य हैं, स्वतंत्र तो सभी हैं, उसमें कई स्वायत्त राजवाड़े हैं, कोई कोई अर्ध स्वतंत्र है, कोई कोई पूर्ण स्वतंत्र है। तो जो अर्ध स्वतंत्र है, ठीक, उसकी अपनी एक व्यक्तिगत छवि है, उसके कुछ अपने अलग कार्य हैं। इस क्रम में हैदराबाद, बंगाल और अवध को हम रखते हैं। ठीक, हैदराबाद से निजामुल मुल्क को जोड़ा, बंगाल से मुर्शिद कुली खां को जोड़ा और अवध से हमने सादत खान को जोड़ने का प्रयास किया। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं, यानी कि अवध में अन्य क्या चीजें हैं। अगर इन तीनों राज्यों का अगर ढंग से अवलोकन कर लिया जाए, जैसे कि सवाल अगर बन जाए कि अवध जो अर्ध स्वायत्त राज्य हैं, हैदराबाद, बंगाल या अवध, तो इनमें क्या एक चीज दिखाई पड़ता है। देखते हैं, इनमें से लगभग सभी ने संयमपूर्ण सादा जीवन बिताया है। यह इस धारणा को झूठा साबित करती है कि 18वीं सदी के प्रमुख सामंतों ने फिजूल खर्ची और विलासिता की जिंदगी बिताई। केवल अपने सार्वजनिक और राजनयिक व्यवहार में ही उन्होंने धोखाधड़ी, षड्यंत्र या विश्वास पात्र या विश्वासघात का सहारा लिया। कब? राजनीतिक व्यवहार में। ठीक है, यहां से हमारा एक बंगाल और अवध दोनों खत्म होता है। अगला जो चैप्टर हम शुरू करेंगे वो मैसूर शुरू करते हैं, हैदर अली को पढ़ना समझना शुरू करते हैं कि आखिर हैदर अली कौन है। ठीक है, यानी मैसूर की बात करते हैं।